हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ प्रिया मित्तल। हमने पिछले 2 क्लासों में किया था मीनिंग ऑफ सैंपल एंड सैंपल को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आज मैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि कौन इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का नहीं है। फर्स्ट है रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड पर्पसिव सैंपलिंग। ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसमें रैंडम था, स्ट्रेटिफाइड था, क्लस्टर। लेकिन जो पर्पसिव सैंपलिंग है ना, ये क्या होता है, मेरा पर्सनल जजमेंट बेस पे होता है। क्योंकि पर्पसिव क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरी जो रिसर्च है उसका एम क्या है, मैं स्पेशल नीड बच्चों पे कर रही हूँ कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे मैं उन पे रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं केवल उन्हीं स्कूलों में जाऊँगी जहाँ पर मुझे ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो वो मेरी क्या हो जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन क्या बना देते हैं, यहाँ से मैं नोट हटा के मैं कह देती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो इनमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है। और मैं ऑप्शन कैसे क्रिएट करती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं इसमें करती हूँ ए सी बी, ए बी सी, ए सी जी, ए सी जी, ए बी जी, ए बी जी। ऐसे मैंने 3 ऑप्शन देखे। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंडर आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में क्या रैंडम भी है, स्ट्रेटिफाइड भी, क्लस्टर भी। सेकेंड क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 200 एंड एवरी 10th स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। द टेक्निक नोन एज, कि मेरे पास पॉपुलेशन का जो साइज है वो 200 स्टूडेंट है और मैं उस 200 स्टूडेंट में से एवरी 10th स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। वो कौन सी टेक्निक्स है, तो क्या वो रैंडमली है? रैंडमली तो है, लेकिन वो प्रॉपर रैंडम नहीं हुआ। मैंने उसमें एक सिस्टम फॉलो किया है कि मैंने जो हर 10वें नंबर पे मैंने स्टूडेंट डाले, जैसे 10, 20 एंड 30 एंड 40, मैंने हर 10 स्टूडेंट को यहाँ से एज ए डाटा कलेक्ट किया है। क्या वो क्लस्टर है? क्लस्टर तो है, मैंने कोई ग्रुप तो बनाया ही नहीं है। क्या वो स्ट्रेटिफाइड है? स्ट्रेटिफाइड नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में भी मैं क्या बनाती हूँ, इंडिविजुअली बेस पे तो ग्रुप बनाए थे मैंने, वहाँ मैंने ग्रुप पे ग्रुप बनाए थे, यहाँ मैंने इंडिविजुअली बेस पे ग्रुप बनाए थे। तो स्ट्रेटिफाइड भी नहीं है। ये क्या है, सिस्टेमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो हुआ है। सिस्टेमेटिक में मैंने क्या बताया था, एनथ की फॉर्म में। हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी पहचान होती है जिससे हम आंसर को पकड़ सकते हैं। एनथ की फॉर्म में होता है कि जैसे सिस्टेमेटिक में मैंने बताया था कि मैं एक सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करती हूँ कि मैं हर एक को जैसे 1 to 10 है, मैंने 1 को किया, सिलेक्ट किया, 2 को छोड़ दिया, 3 को सिलेक्ट किया, 4 को छोड़ दिया, 5 को सिलेक्ट किया। तो मैंने एक सिस्टम प्रोसेस किया। यहाँ पे भी ऐसे सिस्टम प्रोसेस फॉलो हुआ है। तो या तो क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा पार्ट हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है, कौन सा नहीं है, या फिर कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। अब आगे हम, ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है, ये ना केवल यूजीसी नेट एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो बच्चे एमएड, जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बच्चे एमएड एमफिल में हम अपने डेजिटेशन वर्क तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से रिगार्ड, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वेरिएबल है क्या, कहाँ से वर्ड डायरेक्ट हुआ? वेरिएबल जो वर्ड है वो डायरेक्ट हुआ वेरी से। वेरी मीन्स होता है वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको हम मेजर कर सको वेरिएबल बोलते हैं। किसी भी वैल्यू को जब मैं मेजर कर सकती है, फिर हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं मेजरेबल वैल्यू को हम वेरिएबल बोलते हैं। इसके अपोजिट में कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मैं मेजर ना कर सकूँ, फॉर एग्जांपल जैसे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, तो उनको हम वेरिएबल्स में नहीं रख सकते। वेरिएबल्स वैसे तो हमारे जो मेनली होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं।
पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर अदर्स जो वेरिएबल्स है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट, सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन थर्ड कंट्रोल वेरिएबल। फर्स्ट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट वेरिएबल मीन्स होता है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकूं, जिसमें मैं कुछ भी कम ज़्यादा कर सकूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने 5th क्लास के स्टूडेंट्स में मैंने रिसर्च करनी है, उनका मैंने लर्निंग प्रोसेस जाननी कि उनका जो लर्निंग पैटर्न है उनको मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो मैं अगर कोई उन बच्चों को रिवॉर्ड दे देती हूँ तो वो बढ़ जाता है, अगर रिवॉर्ड नहीं देती उसे रोक लेती हूँ तो कम हो जाता है। यानी कि वो जो रिवॉर्ड देना है ना, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो मेरा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं उसको कम ज़्यादा करने से मेरा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि कॉजेज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा जो भी इफेक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंट। अब इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टाइप ई, सेकेंड होता है टाइप एस। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारा मतलब है जो ऐसे वेरिएबल जो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जो हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ ऑफ लेसन, मैं किसी भी लेसन को कम ज़्यादा डायरेक्टली कर सकती हूँ, लेकिन जो टाइप एस है उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे सेक्स है, जैसे मेल फीमेल, मैं इनको डायरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको कम ज़्यादा कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वही है 5th क्लास के स्टूडेंट पे मैंने रिसर्च करनी, तो मैंने जो उनको रिवॉर्ड दिया है मैं उसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ। जो लेंथ ऑफ लेसन मैंने उनको पढ़ाना है मैं उसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन जो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स है मैं उनको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनडायरेक्टली मैं उनको जब मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ तो मैं इनको कम ज़्यादा कर सकती हूँ। अब आता है सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों का जो कन्फ्यूजन है वो मैं स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इस पे हम केवल प्रिडिक्शन करते हैं, जो भी रिसर्च होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिव होता है, वो केवल प्रिडिक्शन करता है। हम इस पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता हमारा। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, जिस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा रिलायबल होता है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कभी उसके लर्निंग प्रोसेस को ही चेक कर रही हूँ, तो मैं जितनी बार भी चेक करूँ ना उतना ही मेजर करना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो आगे पीछे उसका जो भी रिजल्ट आए वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी वैल्यू आती है, जो भी रिजल्ट आता है इसका, वो हमेशा कंसिस्टेंसी और रिलायबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन केवल प्रिडिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बच्चों का लर्निंग प्रोसेस चेक कर रही हूँ, किस उस पर रिवॉर्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? लर्निंग पैटर्न पे। तो जो लर्निंग पैटर्न है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मेरा रिवॉर्ड देने से हो रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं इनको, जैसे एक स्टेटमेंट है इफेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल ऑन एकेडमिक achievement of senior secondary school student। अब ये लगा लो, कोई टॉपिक है, कोई उसका ही टाइटल है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? मैं कह रही हूँ इफेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। मैं किसका इफेक्ट देख रही हूँ? लर्निंग स्टाइल का। किस पे देख रही हूँ? एकेडमिक अचीवमेंट पे। यानी कि किसके कारण हो रहा है, जो भी एकेडमिक अचीवमेंट में जो भी हमारा फर्क हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कॉजेज, लर्निंग स्टाइल। किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? एकेडमिक अचीवमेंट पे। अब मैं लर्निंग स्टाइल को तो मैं कम ज़्यादा, मतलब मैं और जैसे लर्निंग स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। मैं उसको, हम ऑफलाइन पढ़ा रहा था, मैं जैसे कोविड के ड्यूरिंग है मैं ऑनलाइन टीचिंग दे रही, तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैं एक
फॉर एग्जाम्पल मैं इसी स्टेटमेंट को लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट in relation to their learning style of secondary school students। अब मैंने क्या देखा, स्टडी कर रही हूँ मैं एकेडमिक अचीवमेंट की, किसके रिलेशन के साथ, लर्निंग स्टाइल का, यानी कि जो एकेडमिक अचीवमेंट का किसके साथ रिलेशन देख रही हूँ, लर्निंग स्टाइल का, यानी कि मैं लर्निंग स्टाइल का इफेक्टिव चेक कर रही हूँ कि मेरे एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या होता है। तो मैं यही होगा, ये मेरा लर्निंग स्टाइल मेरा इंडिपेंडेंट हो गया और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई होप आपको ये जो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल को हम बोलते हैं रिलेवेंट वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च को इफेक्ट करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो हमें पता नहीं चलता, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो मैंने पहले लिया था, मैं लर्निंग स्टाइल, हम बच्चों की लर्निंग प्रोसेस पे मैं रिवॉर्ड का इफेक्ट देख रही हूँ कि मैं रिवॉर्ड देती हूँ तो उनका लर्निंग जो पैटर्न है वो बढ़ती है घटती है, ठीक है। अब उसमें कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं कि मैं एक सी एज के बच्चे ले लूँ, जो मैं इनको स्टडी मटेरियल दे रही हूँ वो सेम होना चाहिए, तो ये तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। यानी कि अदर्स वेरिएबल्स कौन से हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बिल्कुल जो उनकी एज है वो सेम है, जो एनवायरनमेंट है वो सेम, सारे बच्चों को जैसा दे रही हूँ, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रही। अगर मैं रिवॉर्ड भी दे रही तो सब बच्चों में, अगर सब बच्चे आगे आ रहे तो मैं उसको रिवॉर्ड भी सेम दे रही हूँ, रिवॉर्ड कम ज़्यादा कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो बच्चों की लर्निंग स्टाइल है उसमें चेंज कर रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने एज सेम ले ली तो ये मेरे कंट्रोल मैंने इनडायरेक्टली कर दिया कि मैंने बच्चों को पहले ही सेम एज का ले लिया, उसमें मैंने बच्चों की एज को चेंज नहीं किया, ये कंट्रोल है। अब इनके अलावा भी वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंटिन्यूअस वेरिएबल होती है जो कंटिन्यू होती है, जो हमारे मोस्टली हमारे जो नॉमिनल में यूज होते हैं, जैसे कि इंटरवल, जिसमें बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज होती है कि इसमें कोई भी हमारा गैप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा हाइट और वेट में यूज किए जाते हैं, मोस्टली किसमें यूज किया जाता है, हाइट और वेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम छोटी से छोटी यूनिट को भी मेजर करते हैं, जैसे कि 50.4, 50.6, 50.7, इसमें हम कोई भी यूनिट को पॉइंट में भी मेजर करते हैं। कंटिन्यूस। अगला आता है डिस्क्रीट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल का बिल्कुल अपोजिट होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के मेंबर्स हैं, मैं उनको ये तो नहीं कह सकती 3.5, 4.5, 4.5, 5.5, मैं उनको ये नहीं कह सकती। मैं कह सकती हूँ मेरी फैमिली में या तो 11 मेंबर्स है या 12 मेंबर्स है, 13 मेंबर्स। मैं उनको कभी भी ऐसे काउंट नहीं कर सकती 11.5 मेंबर्स है मेरी फैमिली में, नहीं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसमें एक प्रॉपर गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स, हम इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। फैमिली मेंबर्स ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स, मेनली जो आते हैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल, जिसमें हम बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जिसके कारण इफेक्ट हो रहा है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे हो रहा है इफेक्ट वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आप कमेंट भी करते हो तो मैं मोटिवेट होंगे अगली वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए।